हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे साथ में। तो आज हम लोग जो क्लास लेकर आए इसमें बेसिकली बेटा पूरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्लास ही लेकर आई हूँ मैं। हम इसमें चैप्टर वाइज तो नहीं, पर हाँ पूरे के पूरे मिक्स क्वेश्चन करेंगे और ये सारे न्यूमेरिकल PYQs हैं, यानी कि पिछले साल के प्रश्न हैं ये सारे। और आपके बेटा अगर मान लीजिए कि किसी को ऐसा लगता है कि मैम हाँ पिछले सालों के प्रश्नों को आप क्या कर दिए, प्लीज़ रिवाइज करवाइए, तो पिछले वर्षों के सभी प्रश्न आपको इस क्लास में मिलेंगे। और बेटा ऐसा नहीं है कि ये एक क्लास काफ़ी है, अभी ऐसी और भी क्लास आएगी। पर मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है और बेटा टाइम हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं बचा। गिनती के बेटा बड़ी मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, फरवरी का महीना लग रहा है। और फरवरी का महीना लगने के बाद में आपकी बेटा हार्ट बीट तेज हो जाएगी, क्योंकि अब सीधा फरवरी में सबके पेपर है। अब पेपर के समय में आपके पास में समय कम रहेगा और प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो टाइम खराब मत करना, मैं जितना क्वेश्चन करवा रही हूँ उस टाइप का सारा क्वेश्चन कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ बेटा क्या हो गए, नंबर बदलेंगे और आपसे ऐसा ही प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, है ना। सिर्फ नंबर बदलेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर आपको ऐसा ही मिलेगा। तो कोशिश करना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग यहीं से करिए, कहीं मत जाइए, कहीं मत भटकना, क्योंकि अब बच्चों आपके पास में एक तो पहली बात समय की सीमा आ गई है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको जल्दी जल्दी फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल फास्ट सॉल्व करने के पीछे का कारण ये है बेटा कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा समय इसमें बर्बाद कर देते हैं और वो बोलते हैं कि फिर मैम हमसे नहीं बन रहा, हमसे नहीं लग रही केमिस्ट्री, क्योंकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो मैं आज हर चीज़ आपको बताऊंगी, कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और बेटा अगर आप इस चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हो और आप चाहते हो ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना कि मैम हमें यहाँ पे दिक्कत है, वॉटेवर जो भी आपको लग रहा है क्लास के बारे में, या कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक करना तो भूलना मत बिल्कुल भी, और कमेंट करते रहिएगा लाइव चैट में, ताकि अगर आपके कमेंट्स मैं देख रही हूँ बेटा तो मुझे पता चल सके, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास में आज का जो टॉपिक है वो है कंप्लीट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बेटा रैंडम उठाया, अगर आपको लग रहा है कि मैंने चैप्टर वाइज, नहीं, चैप्टर वाइज मैं करवाऊंगी अलग से। ये बिल्कुल पेपर में बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने पेपर वाइज क्वेश्चन उठा रखे हैं इसके, तो मैं आपको वैसे ही उसी पैटर्न में क्वेश्चन बताऊंगी। शुरुआत करने के पहले बेटा आपको पूरे के पूरे कंप्लीट फार्मूला की एक वीडियो बना के दूंगी मैं बहुत जल्दी। बिफोर दैट मैं आपको बता देती हूँ कंप्लीट फार्मूला रिवीजन भी करवाऊंगी आप लोगों को, है ना। और अगर आप सभी बच्चे लोग चाहते हैं कंप्लीट फार्मूला रिवीजन क्लास मैम चाहिए हमें केमिस्ट्री की, तो मैं आपके लिए एक वीडियो उस पर भी बना दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर भी बता दीजिए मैम प्लीज़ नेक्स्ट क्लास ऑन दिस, तो मैं आपके लिए ये भी करवा दूंगी, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। हम कर रहे बेटा परीक्षा की जोरदार तैयारी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो लेट्स चेक क्वेश्चन क्या है। तो आपके पास प्रश्न लिखा हुआ है कि 20% भार अनुसार KI के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, और आपको KI का पोटेशियम आयोडाइड का अनुभार दिया गया है। तो बच्चों देखो, प्रश्नों को हल करने के तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, प्रश्न में क्या दिया है पहचान लीजिए। तो हल करते हैं इसे। जो जो चीजें दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। दिया है 20% भारानुसार KI। अब इसका मतलब क्या है ना। अब इसके मतलब के ऊपर आते फटाफट से। तो इसका मतलब ये है कि भैया देखिए, भार के अनुसार KI का जलीय विलयन, अर्थात इसका मतलब ये है कि 20%, बेटा मैंने आपको बताया प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 भाग में, अर्थात 100 भार मतलब ग्राम में 20 ग्राम KI घुला है। इसका मतलब यही है, 100 ग्राम में से 20 ग्राम में पोटेशियम आयोडाइड घुला हुआ है, इसका मतलब ही यही होता है। अब 100 ग्राम में 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड घुला तो हुआ है, परंतु क्या हमें
पता है कि विलयन की मोल लता के लिए क्या क्या चाहिए। तो अब बच्चों दूसरा जो पार्ट हमें दिया है वो है मोल लता ज्ञात कीजिए। तो बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद है मोल लता का तो आपको पता चल जाएगा कि हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। अब कैसे क्रैक करें मैडम, हमें कैसे पता चलेगा किसकी आवश्यकता है किसकी नहीं आवश्यकता है। तो जब भी जो भी क्वेश्चन हो उसका फॉर्मूला, उसमें जो पूछा है उसका फॉर्मूला दिमाग में रख लेना। तो हमसे पूछा है मोल लता, ये एक्स्ट्रा है ना, लिख रही हूँ यहाँ पे। तो मोल लता का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है बेटा कुछ इस प्रकार से, छोटा m बराबरी से WA के बटे में MA इंटू में 1000 के बटे में WB, जहां पर WA क्या होता है, विलेय का भार, MA क्या होता है, विलेय का अनुभार, WB क्या होता है, WB होता है विलायक का भार। ये तीन चीजें समझ में आ गई सबको। WA मतलब कि विलेय का भार, MA मतलब कि विलेय का अनुभार आणविक भार, WB बराबर इसे विलायक का भार। अर्थात हमारे पास में तीन चीजें हमें बोली गई है। अब हम यहाँ पर किन किन बातों के ऊपर गौर करें। सबसे पहली चीज 20% भार अनुसार पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन बोला गया है। अर्थात 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड घुला हुआ है। अर्थात या तथा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तथा यदि आप 100 ग्राम विलयन में से 20 ग्राम घटा दे तो आपको मिलेगा 80 ग्राम, मिलेगा 80 ग्राम। क्या ये जल है? मतलब हम लिख सकते हैं अर्थात क्या हो रहा है, अर्थात 100 ग्राम विलयन में 80 ग्राम जल के साथ 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को घोला गया है। यही इसका मतलब होगा, यही होगा ना इसका मतलब। बस अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई ना, बाकी तो हो जाएगा आपसे। अर्थात हमारे पास में पोटेशियम आयोडाइड को जो कि क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और इस विलेय को जलीय विलयन अर्थात पानी के अंदर घोला गया है। तो 20 ग्राम का पोटेशियम आयोडाइड जो कि विलेय है, इसे हम 80 ग्राम के किसमें बेटा, 80 ग्राम के जल में घोल रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, इसे हम विलायक कहेंगे। दोनों को जोड़ करके आपके पास में 100 ग्राम क्या आया है, 100 ग्राम बेटा विलयन का भार आया है। तो इससे हमें पता चल गई हमारी कहानी। अर्थात हमें क्या क्या दिया गया है, अर्थात हमें जो दिया गया है उस पर मैं लिख सकती हूँ कि हमारे पास में WA जो कि पोटेशियम आयोडाइड का भार है वो कितना है, 20 ग्राम है। वहीं पे पोटेशियम आयोडाइड का हमें आणविक भार दिया गया है बेटा, जो कि हमारा विलेय पदार्थ होगा, है ना। पोटेशियम आयोडाइड हमारा विलेय पदार्थ है, तो MA कितना हो जाएगा हमारे पास में 166 ग्राम। देखो प्रश्न में दिया गया है अनुभार कितना है, 166 ग्राम। तो आपको 166 ग्राम मिल जाएगा। अब हमारे पास में WB हमने निकाला जो कि जल की मात्रा है, जल का भार है। वो कितना निकाला बेटा हमने, 80 ग्राम निकाला गया। अर्थात सूत्र M बराबर से, सूत्र क्या होता है आपके पास में, मोल लता बराबर से लिखिए WA के बटे में MA गुना में 1000 के बटा में WB। हल करें इसको, आगे हल करें। आप एक के नीचे एक भी कर सकते हो, ऐसे साइड बाय साइड भी कर सकते हो। WA के बटे में MA, WA कितना है बेटा, 20 ग्राम। 20 ग्राम का पोटेशियम आयोडाइड है और 166 ग्राम आपके पास में क्या है, इसका पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार है। ठीक है, ये अणुभार है। और 80 ग्राम क्या है, जल का भार है, अर्थात विलायक का भार है। ठीक है, ये क्या है आपका विलायक है, ये क्या है आपका विलेय है ना।
बस ये क्या है, विलेय का अनुभार है। बस बेटा बस इतना कर लियो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो 1000 के बटे में WB, अब हल करते हैं। WA के बटे में MA, WA कितना है 20 के बटे में, MA कितना है 166 गुना में 1000 के बटे में WB कितना होता है 80। हल कर लेंगे बच्चा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौके 8, 4 से 25 बार कट जाएगा 100, है ना। 4 दूनी 10 और 4 पंचा 20 कट गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको हल कर लीजिए तो आपके पास में कितना 250 बटा 166 आएगा। तो 166 का भाग लगाओगे तो लगभग कितना आएगा आपके पास में, तो 166 एकम 166 मतलब 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है अप्रॉक्सीमेट। तो आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट 1.5। तो 16 एकम 16 भाग कैसे लगाओगे, 16 एकम 16 है ना, ऐसे लगाओ, 16 एकम 16 कितना बच गया 8 बच गया। फिर कितना आपके पास में 16 एकम 16 भाग नहीं जा रहा, शून्य लगाओगे, कितना आपके पास में आ रहा है 16 एकम 16 भाग नहीं जा रहा, भाग लगाइए तो 1.5 समथिंग आपके पास मान आएगा। देखिए हल करके, है ना, 16 एकम 16 5 4 9 शून्य लगा दीजिए, 16 32 16 पंचा 80, 16 पंचा 80 है ना, तो 5 टाइम समथिंग आएगा आपके पास में, सिमिलर आएगा। हल करके देखिए, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन में नियरेस्ट मेरे पास में 166 के नियरेस्ट क्या था 160 था, तो 160 का अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो 16 दूनी 32 320 होता है ना, 320 अप्रॉक्सीमेट होगा, और 6 दूना 12 मतलब कि 166 का दुगना कितना होता है, ये हो जाएगा आपके पास में 332 आपके पास में 166 का डबल हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला कि बेटा भाग लगाओ, भाग लगाने पे आप पा रहे हो कि 50% से ज़्यादा है, तो आपके पास में 166 का मतलब 1.5 टाइम्स जो है वो अप्रॉक्सीमेट 250 होता है। तो हमें m की मान कितनी मिल गई बेटा, ये मिल गई हमारे पास में 1.5 मोल प्रति केजी। ये हमारा उत्तर है। अतः करके आप एक लाइन यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, लिख दोगे, अतः करके एक लाइन यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान होते हैं बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं, बस देख के लगता है कि ओ माय गॉड मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम पानी में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। सबसे पहला रूल, क्या फॉर्मूला पता है आपको, नहीं पता है, सबसे पहला काम ही यही करो जिसको कैलकुलेशन करने में नहीं आता, जिस बच्चे को डाउट रहता है, समझ नहीं आता, जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल हल करने में, रूल नंबर पहला फॉर्मूला दिमाग में या फिर रफ में लिख लो। हमसे पूछा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि हमसे पूछ रहा है डेल्टा टीबी पूछ रहा है, इसका मतलब कितना होगा आपके पास में, ये बराबर होता है केबी इंटू में एम, केबी इंटू में एम। एम क्या होती है, मोल लता होती है, जहां पे केबी क्या है आपके पास में, मोलल उन्नयन स्थिरांक, है ना, मोलल उन्नयन का स्थिरांक, और एम क्या होगा आपके पास में, ये होगी आपके पास में मोल लता। टीबी क्या होगा आपके पास में, बॉइलिंग, बेसिकली आपकी क्वथनांक में उन्नयन। ओके, चलो अब बात करते हैं इसको कैसे करोगे। तो डेल्टा टीबी बराबरी से लिखोगे केबी इनटू में, जहां मोल लता है, मोल लता का फॉर्मूला हमने रटा था बेटा अभी, WA के बटे में MA गुना में 1000 के बटे में WB, रट लिया सबने, रट लिया। WA क्या होता है, विलेय का भार। तो अब प्रश्न में हमारे पास विलेय कौन है, यूरिया। देखो 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम पानी में घोल रहे हो, अर्थात हम देख सकते हैं यूरिया कौन है भैया, यूरिया विलेय और जल क्या है, विलायक की तरह काम कर रहा है। दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, विलयन बन जाएगा, है ना, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, विलयन की प्राप्ति होगी। अब हम सभी क्या कर रहे हैं, हल करेंगे। तो अब देखो आपको विलेय पता चल गया, विलायक पता चल गया, तो जो जो चीजें दी गई है उस पे हम काम करेंगे और जो चीज हमें नहीं पता है उस पे भी हम काम करेंगे।
तो चलिए हल करते बेटा। दिया है, क्या दिया है? यूरिया का भार, भार मतलब कि WA कितना दिया है? 3 ग्राम दिया है। कितना? 3 ग्राम। फिर हमसे बोला है कि यूरिया को हमने 100 ग्राम पानी में मिलाया है। 100 ग्राम विलयन में नहीं मिलाया है, 100 ग्राम पानी में मिलाया है, मतलब पानी की मात्रा सीधा दी है। पर पिछले प्रश्न में पानी की मात्रा सीधा दी थी क्या? नहीं दी थी। तो हम लोग यहाँ पे सीधा बोलेंगे कि भाई 100 ग्राम पानी में घोला गया है, अर्थात हम बोलेंगे यहाँ पर पानी का यानी कि जल का भार भी प्रश्न में दिया है, डायरेक्ट दिया है, हमें कुछ मेहनत करने की नीड नहीं है। हमें WB का मान दिया है, वो कितना है? 100 ग्राम दिया है। अच्छा, क्या नहीं पता हमें? हमें KB का मान दिया है, KB का मान दिया है, लिख लेते हैं। KB उन्नयन स्थिरांक कितना है? 0.52 केल्विन kg प्रति मोल, ये भी प्रश्न में दिया है। अब प्रश्न में जो नहीं दिया है उसकी बात करते हैं बेटा। हमें क्या प्रश्न में, देखो ये दिया है, प्रश्न में हमें ये दिया है, प्रश्न में हमें ये दिया है। जो नहीं दिया है वो क्या है? MA है ना, हमें MA नहीं दिया है। अब हम MA निकालेंगे और हमें बोला है कि भैया केमिकल का नाम क्या है? विलेय का नाम क्या है? यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो ध्यान रखना, आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, दैट इज कि जब भी कैलकुलेशन करो तो आपको अगर यूरिया का केमिकल फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कोई भी केमिकल का भार, आणविक भार निकाल सकते हो। हर बार प्रश्न पत्र में दिया हो आवश्यक नहीं है, है ना, हर बार आपको पेपर में दिया जाए जरूरी नहीं है, कई बार खुद से करना पड़ता है। तो अगर आपको करना है खुद से तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ बेटा। यहाँ पे सब लोगों को मैं छोटी सी ट्रिक बता दूँ क्या? चलो मैं बता तो देना चाहती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है, 1 मिनट। ओके, तो ये आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, है ना। सभी लोग देखियो, कोई भी केमिकल होता है ना, तो अगर आपको किसी का आणविक भार निकालना है, आणविक भार बोले तो MA निकालना है आपको, तो MA कैसे निकालोगे? MA निकालने के लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है कि MA जो है वो पूरे यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के भारों का टोटल योग होता है। MA क्या होता है? यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के भारों का टोटल होता है, भारों का कुल योग होता है। तो अगर मैंने बोला यूरिया का भार, अगर मैंने बोला यूरिया का WA मतलब MA, सॉरी, अगर मैंने बोला यूरिया का MA कैसे निकालोगे? तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आपके पास में NH2CO NH2, ये यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब आपको ये, हाँ, अब कोई बोलेगा मैडम हमें तो केमिकल फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो ये रटना पड़ेगा। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है CONH2NH2, तो NH2CO NH2 यूरिया का भार है, अर्थात नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन का टोटल योग, उनके परमाणु भारों का कुल योग हमारा होगा यूरिया का भार, आणविक भार। तो अब बच्चों नाइट्रोजन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु, 1 और 2, 2 परमाणु है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 और 2 4, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी? नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, टोटल। तो अभी नाइट्रोजन के लिए हल करते हैं। तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु का भार होता है बेटा 14, 14 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 परमाणु का भार गुने में 4 का गुना कर दीजिए। क्या किया मैंने? 14 जो है नाइट्रोजन का भार है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, कार्बन का भार कितना होता है? 1 परमाणु का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16।
हल कर लीजिए, 14 एकम 14, 14 दूना 28 प्लस 4 धन 16 धन 12। हल करिए, 28 और 4 32, 32 धन 16 धन 12, तो बेटा 16 दूनी 32, 16 48, 48 और 12 60। तो ये आपके पास में मान आ गया है 60 ग्राम प्रति मोल। ये हमें मिल चुका है भार, 60 ग्राम प्रति मोल। तो ये हमारा यूरिया का भार है। ऐसे आप किसी भी परमाणु किसी भी यौगिक के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो हर बार भगवान भरोसे मत रहना कि पेपर में आएगा। कुछ चीज़ें आपको पेपर में नहीं भी आ सकती है, पर आपको करके आना है। तो हमें MA मिल गया यूरिया का। तो यूरिया का आणविक भार MA कितना है बेटा, 60 ग्राम पर मोल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः सूत्र से, अतः सूत्र क्या होता है, डेल्टा TB बराबर से, डेल्टा TB बराबर से आप लिखोगे KB गुना में WA के बटे में MA गुना में 1000 के बटे में WB। KB कितना है यहाँ पे 0.52, 0.52 मल्टीप्लाई बाय WA के बटे में MA। तो WA कितना होता है आपके पास में, WA इज लाइक 3 के बटे में आप क्या करोगे, भाग लगाओगे 60 का, तो 3 बटा में 60 गुना में 1000 के बटे में WB कितना आपके पास में 100। हल कर लो बच्चा, काट दो, यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, इससे इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो 2 एकम 2, 0 भाग नहीं जा रहा, 2 दूना 4, फिर 2 छंगा 12। तो बेटा 0.26 हमारे पास में केल्विन का अंतर आया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। कितना ताप मिल रहा है आपको, 0.626 केल्विन का ताप का अंतर मिल रहा है। अतः क्वथनांक में 0.26 केल्विन ताप का उन्नयन हुआ है, ठीक है। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो देखो ऐसे ही आ रहे हैं आपको, देखो आसान क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। सेल के EMF की गणना कीजिए। सेल का EMF निकालना है आपको। अब जहाँ पे बोल रहा है कि कॉपर ने कॉपर का धनायन बनाया, मोलरता दी गई है। सिल्वर ने क्या बनाया, सिल्वर पहले पॉजिटिव था, इसने अपना सॉलिड बनाया, और E0 सेल आपको दिया गया है। ओके, अब ये क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो मुझसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमको E0 सेल दिया है बेटा। अगर आप लोग मेरी क्लासेस बहुत टाइम से मेरे साथ देख रहे हो तो मैंने आपको हमेशा बोला, अगर प्रश्न में E0 सेल दिया हुआ है दैट मीन्स हमें दूसरा निकालना पड़ेगा, दूसरा विभव निकालना है। ये वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हो। E0 सेल बराबरी से E कैथोड में से आप लोग क्या कर रहे हो, E एनोड को माइनस कर रहे हो। ये वाला क्वेश्चन नहीं है ये, हाँ ना, ये नहीं है, ये है नर्नस समीकरण वाला। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नर्नस समीकरण वाला। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, नर्नस समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा इसे हल करने के लिए, ठीक है। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमें यह देखना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। चलो, तो नर्नस समीकरण का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे लिखेंगे और वो ये होगी, चूंकि हमें दिख रहा है कि नर्नस समीकरण का हमें प्रयोग करना है, तो नर्नस समीकरण क्या होता है। अब बेटा सुनना मेरी बात, दिया है वाला लफड़ा आप लोग करते रहना यार, है ना। अब थोड़ा बहुत दिया है, ये है, वो है, तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। मैं जो मेन है उस पर बात करते हैं। नर्नस समीकरण से हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, ई सेल बराबर से E0 सेल माइनस में आप लिखोगे 0.0596 डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पर लिखते हो n, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा आप लोग यहाँ पे लगाओगे लॉग।
लॉग में क्या होता है, लॉग में आपके पास में ऑलवेज ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन, किसका कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे, यही आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, मतलब लॉग में हमेशा आपको उसकी सांद्रता लिखनी है जिसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो आप लिख सकते हो कि ऑक्सीकरण जिसका हुआ है उसकी सांद्रता डिवाइडेड बाय जिसका रिडक्शन हुआ है उसकी सांद्रता। तो O बटा आर भी लिख सकते हो। इसको जनरली मैं लिखवाती हूँ आपके पास में कि एनोड पे जो है ना, एनोड पर जो भी हो रहा है वो डिवाइडेड बाय कैथोड पर जो भी हो रहा है। तो आप एनोड वाले केमिकल की सांद्रता बटे कैथोड वाले जो भी केमिकल है उसकी सांद्रता, ऐसा भी याद कर सकते हो। पर ध्यान रखना ऊपर ऑक्सीकरण नीचे रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे मैं हिंट दे देती हूँ, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है ऊपर और जिसका रिडक्शन हुआ है उसका नीचे, उसकी सांद्रता, जिसका अपचयन हुआ है उसकी सांद्रता नीचे। अब पहचानेंगे कैसे, यही मेन मुद्दा है कि मैम पहचाने कैसे कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है, अपचयन किसका हुआ है। चलो देखते हैं। अब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे सेल समीकरण जो कि प्रश्न में दिया है। सेल समीकरण के अनुसार, इसको समीकरण क्रमांक 1 दे दो, ठीक। सेल समीकरण के अनुसार कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। सेल समीकरण के अनुसार कॉपर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो कॉपर बनाया है 2 धनायन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को खोया। जिसने इलेक्ट्रॉन खोई उसका क्या होता है, क्या उसका ऑक्सीकरण होता है, यस उसका ऑक्सीकरण होता है ना, अर्थात ये एनोड रहा होगा। फिर बात करते हैं आपके Ag की। तो Ag क्या कर रहा है, Ag धनायन में है। तो Ag धनायन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में कन्वर्ट हो सकता है। प्रश्न में देखो लिखा हुआ है कि Ag जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसके अंदर, सिंपल Ag के अंदर, यही बताया जा रहा है ना। परंतु जैसे मैंने आपको ये बात समझाई बेटा कि हमारे पास में शायद आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जितने इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं किसी भी सेल के अंदर। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो Ag जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, नहीं। अगर इसने 2 खोए हैं एक समय में तो वो Ag जो है वो उसी टाइम पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अर्थात यहाँ पर आपको 2 Ag लेना पड़ेगा ताकि 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 Ag बना सके। यानी जब एक कॉपर का अणु 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो 2 Ag के अणु उसको क्या करते हैं, ले करके 2 Ag बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। इंपॉर्टेंट बात, जो n का वैल्यू कितना आपके पास में यहाँ पे 2, n क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है वो, ठीक है, ये हमें बताता है n। अब छोटी सी चीज, अगर आपके पास में सांद्रता में भी हो रहा है तो क्या इससे सांद्रता पे असर पड़ रहा है, हाँ। तो सांद्रता से असर कैसे पड़ रहा है, यहाँ पे घात 2 लगा दो इसकी, तो आपके पास में r की पावर कितनी जाएगी, यहाँ पे n आ जाएगी। आप इसको n भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी पावर को n भी लिख सकते हो, ये भी सही सूत्र है ना, n और n, ठीक है। मतलब जितना आपके पास में इलेक्ट्रॉन खोया है उतना आपको लगाना है। तो बेसिकली सांद्रता की पावर कितनी हो जाएगी, n आ जाएगी। पर क्या n का वैल्यू सेम रहेगा, नो। एक्चुअली जो पावर आती है वो रस समीकरण मिति गुणांक से आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होता है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए जो भी आप समीकरण को बैलेंस करते तो बैलेंस करने के ऊपर जो यहाँ पे सामने मान आता उसको आप घात में लगाते, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। तो घात को आप x भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग हल करें, अगले पन्ने पे हल करूँ, चलो। तो अतः हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब वापस समीकरण 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से ई सेल बराबर से सूत्र है ई नॉट सेल इज माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Cu प्लस 2 के बटे में की सांद्रता के बटे में Ag प्लस की पावर 2 की सांद्रता। तो बेसिकली Ag की सांद्रता की पावर
2 हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैम ये कहाँ से वैल्यू लाएंगे, तो बेटा आपके पास में ब्रैकेट में यहाँ पे वैल्यू दिया है, ब्रैकेट में आपके पास में यहाँ पे क्या दी गई है, मोलरता दी गई है, और यहाँ पर भी आपको Ag की मोलरता दी गई है। तो आपको मोलरता दिखाई पड़ रही है 0.1 m, 0.001, हम वही मानों को लिखेंगे यहाँ पर, और n क्या होता है यहाँ पर 2 होता है, तो हम लिखेंगे E0 सेल, है ना। E0 सेल का मान कितना दिया है प्रश्न में, प्रश्न में E0 सेल का मान कितना दिया है हमें 0.46, तो आप इसी मान को रखेंगे 0.46 माइनस का 0.059 के बटे में 2 इंटू लॉग कॉपर का मान है 0.1 m जो कि सांद्रता है डिवाइडेड बाई 0.001 m आपको दी है, इसकी पावर हो जाएगी 2। अब इसे हम लोग हल करेंगे, हल करने पे इसे आप बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, इसे आप एज इट इज रखोगे, है ना, क्योंकि लॉग हल करने में बच्चों को बहुत नानी याद आ जाती है, तोते उड़ जाते हैं बच्चों के हमारे, है ना, तो तोते नहीं उड़ाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, अभी कुछ मत करो, इसको एज इट इज रहने दो। अब लॉग कैसे हल करते हैं, लॉग 0.1 तो एज इट इज रहेगा, तो ये 0.1 को कुछ मत करो, 0.1 है नीचे, 0.001 है ना, इनके ब्रैकेट बदल दो अब, छोटा ब्रैकेट। अब बच्चों 0.001 का स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 10⁻³ 0.001 को क्या मैं 10⁻³ लिख सकती हूँ, यस हम लिख सकते हैं 10⁻³ 0.1 को क्या मैं 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, इसकी पावर कितनी आपने लगा दी, 2 लगा दी। हल कर लेंगे फिर से, 0.46 माइनस 0.059/2 इंटू में लॉग 10⁻⁻1 को एज इट इज रखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे 10⁻³ है, 10⁻³ का पावर 2 है, तो 3 दूना कितना 6, सो ये क्या लिखोगे आप लोग 10⁻+6, नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ मैं, तो ये कितना हो गया +6 हो गया। सॉल्व करूँगे 10 कितनी जाएगी 5 आ जाएगी, सो हल करने पे कितना 0.46 माइनस 0.59 के बटे में 2 लॉग 10⁻⁻1 10⁻+6 कितना 10⁵5 आ गया। ये बच्चों हमारे पास में हल करा, हमने सिर्फ अभी इसको हल किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको एक सूत्र याद करवाया था मैंने लॉग के लिए, क्योंकि हम जानते हैं लॉग अगर आपके पास m⁻n होती है उसका हल होता है n log m, और यदि आपके पास में log m के पावर पे m है तो इसका वैल्यू होता है 1। बेस अगर आपके वैल्यू से समान है तो उसका वैल्यू होता है 1। इन दो फॉर्मूले को आपको यहाँ पर यूज़ करना है, तो हमारे पास में हम यूज़ करेंगे 0.46 माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में, अब जो 5 है बच्चा, जो 5 है, अगर आप कंपैरिजन करें तो ये देखो 10 की पावर 5 है, लॉग 10 की पावर 5 है, 5 को आगे लिखोगे आप और एज इट इज, तो आपके पास में क्या ये हो जाएगा 5 लॉग 10, और ये बेटा लॉग जो है 10 की आधार पर ही है, तो 10 के आधार पे 10, क्या उसका मान 1 होगा, हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.46 माइनस का, अब आप इसको हल कर लीजिए 0.0 2 दूना 4 बच गया 1, 2 9 18 बच गया 1, 2 पंचा 10, तो ये 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू में इसका मान हो जाएगा 1। हल कर लीजिए बेटा 0.46 माइनस में हल करने पर कितना मिलेगा, 5 × 25 का 5 हासिल का है 2, 5 × 9 45, 46 47 का 7 हासिल का है 4, 5 दूना 10, 11 12 13 14 का 4 हासिल का आया 1, तो यहाँ पे आ गया 1, फिर 5 आपके पास में जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.01475, है ना, 0.01475 जिसको आप 0.15 लिख सकते हो, तो ये आपके पास में बेटा सॉल्यूशन हुआ। अब आप आगे हल कर लीजिए, तो इतना आसान होता है लॉग सॉल्व करना, बट बच्चों को प्रॉब्लम होता है गाइस, तो लॉग में प्रैक्टिस मांगती है ना,
सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो बेटा। सॉरी आपके पास में 0.0 नहीं आएगा, 0.41 ही आएगा, है ना, यही आएगा, है ना, 0.14। सो 0.14795 आपके पास में वैल्यू था। इसको क्या मैं 1.5 लिख सकती हूँ, तो 0.46 माइनस को मैं लिख सकती हूँ 0.15। हल कर लेंगे इसको। अब 15 क्यों लिखा, क्योंकि 4 के बाद वाला जो नंबर है 5 से बड़ा है, तो हम आगे वाले को 1 बढ़ा के लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 0.15। हल करेंगे, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, तो 0.3 वोल्ट्स आपका वैल्यू आएगा बेटा। ये आपका मान आ गया, देखो ये आपका मान है किसका, नर्नर समीकरण से हमने विभव निकाला, तो 0.31 आपका मान आ गया। तो ये क्या था आपके पास में, ई सेल की गणना की, तो हमने सेल के ईएमएफ की गणना करी, कितना है हमारे पास में, अतः सेल का ईएमएफ कितना है, 0.31 वोल्ट है। ठीक है, हो गया, बस बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तैयार। देखो अगर किसी को लग रहा होगा मैम ये यहाँ पे अटक जाते हो, मुझे पता है तुम यहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ पे इस स्टेप में अटक गए होगे आधे बच्चे, फिर क्योंकि ये हल करने में दिक्कत होता है, बहुत बच्चों को तकलीफ होता है। बेटा कुछ नहीं, घातों को हल करना पड़ता है। अगर आपके पास में आप दशमलव के 1, 2, 3 स्थानों के बाद शिफ्ट करते हो ना, तो उसको आप पावर में, जितने स्थान उतना पावर में माइनस लगा दो। तो मेरे पास में यहाँ पे 1 लिखा था, तो 1 को मैंने लिख दिया 10 की पावर -3। तो इस तरीके से हल कर लिया मैंने। ठीक है, फिर नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाओगी तो हमेशा धनात्मक हो जाती है, तो नीचे वाला ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। हल करने पर आपके पास में ये आ गया। अब फिर इसको कैसे हल करना मैंने सिखा दिया, है ना, यहाँ मैंने आपको यही सिखाया। इन 2 फॉर्मूले को तो रट लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। अगर लॉग में कुछ और वैल्यू रही तो कैसे मान करोगे, तो अगर मान लो कुछ अनाप शनाप मान आ गया लॉग का, तो आपको वो मान पेपर में दिया रहता है, परंतु पेपर में जनरली ऐसे मान नहीं दिए जाएंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप के हो, है ना, और अगर है भी तो फिर बोनस मार्किंग होगी, दैट्स इट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न, CH3 COO NaSCl और NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता हमें दी गई है 91, 426, 126 इकाई है। तो CH3 COOH की गणना कीजिए और आपको उसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करोगे भैया ये क्वेश्चन, इसके लिए आपको कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग याद रहोगे तो कर लोगे, आसानी से कर लोगे, है ना। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग याद है किसी को कि भूल गए हैं? कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग तो यहाँ लगेगा, आप जब उसको हल करोगे, हल करने में बेटा आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, वो है कोलराउस के अनंत अनुता पर चालकता के अनुप्रयोग से ये शायद आपको याद होगा, हमारे पास में हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, हमें लैम्डा CH3COOH के लिए कैलकुलेट करना है। हमें लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH के लिए हल करना है। इसका मतलब हो जाएगा कि लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी आपके पास में H पॉजिटिव, आपको ये चाहिए, है ना। आयनों में टूटेगा तो आपको 2 चीज़ चाहिए। CH3COOH जब आयनों में टूटता है तो आपके पास में एक आयन होगा CH3COO नेगेटिव, दूसरा होगा आपके पास में H पॉजिटिव, है ना। तो इनके आपको लैम्डा इन्फिनिटी निकालने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिए ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमें इनकी चालकता दी गई, देखो इनकी मोलर चालकता दी गई हमको। अब क्या करें, तो बच्चों आपको अनुप्रयोग तो याद ही होगा कि हमें इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जुगाड़ करना पड़ता है। तो जुगाड़ क्या होता है, यदि मैं लैम्डा इन्फिनिटी जो मेरे पास में है CH3COONA, है ना, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता, ठीक है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, है ना, इसको और इसको ऐड ऑन कर दूं और इसको माइनस कर दूं, ओके, मैं इसमें अगर जोड़ दूं किसको, इसको, ठीक, और इसमें से माइनस कर दूं मैं लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सोचो। ये होता है आपके पास में लैम्डा इन्फिनिटी CH3
COO नेगेटिव, ये होगा आपके पास में लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम पॉजिटिव। फिर आपने यहाँ पे लिखा लैम्डा इन्फिनिटी HCl का हो जाएगा H पॉजिटिव, लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, माइनस में NaCl, लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, यही होगा। देखा जाए तो लैम्डा इन्फिनिटी से अगर मैं ऋण चिन्ह का गुना कर दूँ तो मुझे यहाँ पे माइनस का साइन मिल जाएगा, तो कटने पे जब मैं काटूँ तो इससे भी कट जाएगा और ये माइनस Cl से पॉजिटिव Cl कट जाएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हमें CH3CO नेगेटिव, तो क्या हमें यहाँ से प्राप्त हुआ क्या, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोजन पॉजिटिव, यही तो हमें चाहिए था। तो अगर हम लोग ये हल कर लेंगे हमें वो मिल जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर है क्या, अतः चूंकि हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या इस बात से कि समीकरण 1 2 में 2 आपस में बराबर है, अतः लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर होगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी नमक। हो गया। प्रश्न में हमें इनके मान दिए हैं क्रमशः 91 426, इसकी कितनी है 91 प्लस 426, यही है माइनस 126। बस बेटा बस हल कर लो। तो इसको हल करेंगे तो कितना, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 बच जाएगा प्लस 91, हल कर लोगे 391 हमारे पास में आ गई मोलर चालकता। सबकी आई क्या, है ना। तो 391 सबके पास में आया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। आ गया। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, है ना। अगला क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की आपके पास में बोल रहा है अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार आपके पास में बोल रहा है कि 40 मिनट में 90% कंप्लीट हो रही है और हमें आधा अर्धायुकाल कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली हमारे पास में क्या, इसमें देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन एक छोटी सी चीज़ हमारे को निकालना है अर्धायुकाल। मैंने आपको यही बोला है, फॉर्मूला दिमाग में रखो और फिर सॉल्व करो। तो अर्धायुकाल क्या होता है आपके पास में, टी आधा बराबरी से 0.693 के बटे में के। बेटा ये फॉर्मूला है जहाँ पे क्या होता है समाकलन, आप लोग यहाँ पे जो के होता है आपके पास में क्या, ये स्थिरांक है ना। ये कहाँ से निकालते हैं अपन, समाकलित वेग समीकरण से निकालेंगे। तो के का मान अगर पता चल जाए तो हम लोग अर्धायुकाल निकाल सकते हैं। क्या हमें यहाँ पे के का मान पता है क्या, नहीं, हमें के का मान निकालना पड़ेगा। और के का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो के का मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते के का मान कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अतः प्रथम कोटि के, चूंकि हम जानते हैं प्रथम कोटि के लिए के बराबरी से 2.303 के बटे में टी इंटू में लॉग ए के बटे में ए माइनस एक्स, यही फॉर्मूला होता है क्या, बोलिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो मैडम जी फिर भी हमको आता था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है।
तो प्रश्न में ही तो दिया है, प्रश्न में क्या क्या दिया है लिख दो। तो प्रश्नानुसार जो मान पता है वो आप लिख दो कि प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया, प्रश्नानुसार यदि कोई अभिक्रिया ए जो है वो उत्पाद को पी बना रही है, तो टी बराबरी से 0 समय पर हमारे पास में ए का मान कितना था, ए था, यहाँ पे कोई 0 उत्पाद नहीं था। फिर टी बराबरी से टी समय पर क्या हुआ, हमारा उत्पाद ए माइनस एक्स रह गया और यहाँ पर अभिकारक ए माइनस एक्स रह गया और उत्पाद कितना है, पी है। तो इसको क्रैक करवाया था मैंने, शायद आपको मैंने समझाया था कि जब भी कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए तो माना कि तुम्हारे पास में शुरुआत में 100%, 100% भाग तुम्हारे पास प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ ए जो है वो उत्पाद पी बना रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास में शुरुआत में यानी कि टी बराबरी से 0 पे, किस पे, टी बराबरी से 0 पे शुरुआत में मेरे पास में ए का मान कितना मान लो, 100 मान लो, और अभी उत्पाद है क्या, नहीं है। लेकिन टी बराबरी से 40 मिनट में उत्पाद कितना हो गया है, 90 बन गया है। तो उत्पाद ये क्या है, x का मान मिल गया, अतः a माइनस एक्स बताओ कितना होगा। तो 100 में से 90 गया बेटा, कितना बचेगा, 10 बचा क्या, तो 10% बचा हुआ है, अभी भी 10% बचा हुआ है। 90% उत्पाद मिल गया है, 10% बचा हुआ है, तो 10 बचा हुआ है, 90 अपना हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको हमेशा क्या करना है, a माइनस एक्स में 100 माइनस 90 कितना है आपके पास में बचा हुआ है, रिमेनिंग है। अब इसको हल कर लो, तो आपको a का मान 100 मिल गया, a माइनस एक्स 10 मिल गया, मान रखो हल करो, रखो हल करो, t का मान कितना है, 40 मिनट है। तो अब हम लोग हल करिए क्या, तो प्रश्न को हल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, k बराबर से, अतः सूत्रानुसार, सूत्र से सूत्र से भी क्या, समाकलित समीकरण से, k बराबर से 2.303 के बटे में, यहाँ पे लिखिएगा t इंटू में लॉग, ये 10 के आधार पे होता सब कुछ है ना, a के बटे में a माइनस एक्स, जहाँ पर a बराबर से 100 है तो a माइनस एक्स कितना होगा आपके पास में, 100 माइनस 90 10 हो जाएगा, और टाइम कितना है बेटा आपके पास में, 40 मिनट्स है। बस मान रखो, मान रखने पर रख दीजिए मान रखने पर k बराबर से 2.303 के बटे में टाइम कितना है, 40 मल्टीप्लाई बाय लॉग, लॉग आपके पास में 10 के ऊपर, तो यहाँ पे कितना, a का मान 100 है, के बटे में 10 काट दीजिए, कितना है 10। तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे आधार समान है, मैंने शायद आपको याद करवाया था, और वो ये था कि लॉग m के ऊपर m जो है उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। लॉग अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ 4 लिखा, इसका मान 1 होगा। लॉग अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 3 है, इसका मान 1 होगा। लॉग यहाँ पे अगर आपके पास 10 है तो 10 के उस पर 1 होगा। अगर यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है e, तो e के लिए e कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे m m बराबर है आपस में, तो कैसे करोगे, इसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक, हल करेंगे, हल करने पर इसका मान कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। सो k बराबर से आप 2.303 के बटे में 40 कर दीजिए, ये आपका मान आ गया। अब मैं बोलूँगी बेटा इसको सॉल्व मत करो, ऐसा काटा पट्टी मत करो, काटा पट्टी इकट्ठे कर लेना सीधा। अब यहाँ पे करो, इसको समीकरण क्रमांक 1 दे दो। अतः अर्ध आयुकाल अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में t बराबर से 0.693 के बटे में k, तो t बराबर से 0.693 के बटे में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 40 कर सकते हो, भागित नाम गणित हो गया। k की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 2.303 के बटे में 40 थी, भागित नाम गणित हो गए, 40 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। वापस से बोल रही हूँ, ये बटे में ही था लेकिन भागित नाम गुणित हो जाएगा, तो ऊपर वाला
नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये होता है भागितनाम गुणित में। तो आपके पास में ये 40 ऊपर चला गया। अब हल करें इसको। अब यहाँ से आप हल कर सकते हो डायरेक्टली। तो अब बच्चों आप सॉल्व करिए इसको। काटना है तो काट लीजिए, नहीं काटना है तो मत काटिए, गुना करना है गुना कर लीजिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर सकते हो। सो t बराबर इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो इट इज़ लाइक 6.93 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2.303। क्या किया मैंने, 40 था तो 40 का 10 निकाला, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.93 आया। हल कर लीजिए इसको। 4 एकम 4, भाग नहीं जाएगा, भाग राशि का 0, 4 पंचो 20, फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा, 3 बचेगा, 4 7 28, 29, 30, फिर 2 बचेगा, फिर 5 बार, है ना। तो ये आपके पास में भाग चला गया। फिर आप इसको 5 से काट सकते हो, तो 0.5, 5 से कितनी बार कटेगा, तो 0.5, तो ये 1 और ये 0.9, तो दिस इज लाइक 9 समथिंग कुछ बेटा, 9 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी आपकी। तो 9 मिनट अप्रॉक्सीमेट कुछ वैल्यू आएगी। इसको हल करके बताइए मुझे कितना आ रहा है ना। कितना आ रहा है, नहीं 9 नहीं आ रहा, 5 दूना 10 होता है ना, नहीं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 50 के ऊपर 6 आ रहा है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। सो हल करने पर बेटा अप्रॉक्सीमेट देखो, t बराबरी से अगर आप भाग लगाते हो तो इसका डबल कितना होता है, 5 7 5 का डबल बताओ, दुगुना कितना होता है, 5 7 5 का डबल कितना होता है, 5 25 का 5, देख लो यार, तो 5 25, तो मतलब 25 से अप्रॉक्सीमेट, जो कि हमारे पास में आ नहीं रहा। सो दिस इज 12 मिनट अप्रॉक्सीमेट, कुछ वैल्यू आ रहा होगा, देख लो, हल कर लेना इसको। 12 मिनट अप्रॉक्सीमेट समथिंग कुछ उसका वैल्यू आ रहा है, भाग देने वाली मेथड से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 12 मिनट समथिंग उसका वैल्यू आ रहा है आपके पास में, 12 मिनट, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रश्न दिया गया आपके पास में 72 ग्राम आपके पास में पानी है और 92 ग्राम आपके पास में एथिल अल्कोहल है। इन दोनों के मिश्रण का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, 72 ग्राम पानी है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, दोनों के मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सो बेसिकली हमारे पास में हमने 2 केमिकल मिलाए हैं। लेट एज्यूम पानी को A माना हमने, है ना, माना कि जल A है, माना कि जल के मूल प्रभाज या जल के मूल Na है और मूल प्रभाज एक लाइन लिख देना, है ना, जिसको जो मान रहे हो लिख देना, मूल प्रभाज XA है, तथा एल्कोहल के मोल NB है और मूल प्रभाज XB है। मान लिया सब लोगों ने, यहां तक के मान लिया कि XA है और XB है, इतना मान लिया। ओके, चूंकि हम जानते हैं मूल प्रभाज निकालने के लिए हमें मोल निकालने पड़ते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि जल के अगर आप चाहते हो मूल प्रभाज निकालना, मूल प्रभाज, तो मूल प्रभाज होगा बेटा आपके पास में XA बराबर से, हल कर लीजिए। XA क्या होता है आपके पास में, XA हो जाएगा Na के बटे में Na प्लस NB, है ना, Na प्लस NB आपके पास में वैल्यू हो जाता है। और अगर मैं आपसे कहूँ किसके मोल प्रभाज, एल्कोहल के, तो एल्कोहल के भी लाइक सिमिलर टाइप में निकलेगा। बेसिकली आपको पहले मोल निकालने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? अगर मेरे को जल के मोल निकल जाए और मेरे पास में एल्कोहल के मोल NB निकल जाए तो मेरे लिए मोल प्रभाज निकालना आसान होगा, समझे।
मतलब अगर मेरे पास में पानी के मोल प्रभाव जो है x से निकालना है तो मुझे Na चाहिए होगा। Na तो मेरे पास में मोल होता है, मुझे यहाँ पर भी चाहिए होगा, यहाँ पे चाहिए होगा, तो मुझे Na और Nb दोनों के मान कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सूत्र मुझे पता है तो मैं सबसे पहले Na और Nb फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार, सूत्र से Na बराबर से कैसे निकालोगे, Na क्या होता है, जल के लिए मोल, सूत्र से जल के मोल, या फिर डायरेक्टली लिखो आप जल के मोल, अतः जल के मोल, अतः जल के मोल, अतः जल के मोल Na कैसे निकालते बेटा, भार के बटे में अणुभार, मतलब WA के बटे में Ma। हाँ जी, ये भी वही बात है, WA के बटे में Ma। ठीक, तो WA कितना है बेटा, WA प्रश्न में हमें दिया गया है वो है 72 ग्राम। 72 ग्राम प्रश्न में दिया गया है कि ये जल का भार है। आणविक भार कितना होता है, 18। WA दिया है, Ma निकाल सकते हैं पानी के लिए, पानी क्या होता है H2O, तो H2O के लिए कितना होता है 18। हल कर लो, 4 टाइम कैंसिल आउट होगा, 4 बार, सो 4 हमारे को मिल गया, 4 मोल जल का मान है। अब हम लोग हल करेंगे किसको, NB, किसके लिए, एल्कोहल के लिए। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रश्न में दिया हुआ है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का अणुभार मतलब का भार कितना दिया है बेटा, एथिल अल्कोहल का भार जो है वो हो जाएगा आपके पास में WB। कितना दिया प्रश्न में, प्रश्न में दिया गया है आपको 92 ग्राम्स, तो प्रश्नानुसार 92 ग्राम हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार 92 ग्राम हमें एथिल अल्कोहल का भार दिया हुआ है। और अब क्वेश्चन में आपके पास में एथिल अल्कोहल का आणविक भार नहीं दिया है ना, हमें एथिल अल्कोहल का आणविक भार दिया है क्या, नहीं दिया है। अब आणविक भार क्या होगा आपके पास में, आणविक भार होता है आपके पास में MB, एल्कोहल का क्या होगा MB हो जाएगा, तो आपके पास में एल्कोहल के लिए भार क्या होगा MB। तो एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, C2H5OH आपका एथिल अल्कोहल है। 2 कार्बन मतलब 12 गुना 2 प्लस 5 धन 16 धन 1, क्या किया, सभी परमाणुओं के भारों का योग किया, 12 एकम 12 दूना 24 धन 6 धन 16, 24 और 6 30 और 16 46 ग्राम, सबका आ गया प्रति मोल। तो 46 ग्राम पर मोल इसका MB था। ये क्या है बेटा आपके पास में, एल्कोहल का आणविक भार निकाला है ना। अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल। मोल निकालेंगे NB बराबर से WB के बटे में MB, बस इतना करना है। WB कितना है आपका 92 के बटे में आप लिखोगे 46, तो बेटा 45 होता है 90, 6 है तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, 2 मेरे पास में मोल आंसर आ रहा है। आपका भी 2 मोल आया, देखो हल करके। अब होगा क्या बेटा, पेपर में सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बदलेगी और फिर आपके आंसर आएंगे। अब दोनों के मोल निकल गए, एथिल अल्कोहल के भी और पानी के भी। पानी के मोल कितने आए, 4 आए हमारे पास में, देखो 4 मोल पानी का है, 2 मोल किसका है, एथिल अल्कोहल का है, देखो नाइस। आगे बढ़े। अब क्योंकि हमें दोनों के क्या दे रखे हुए हैं, मोल पता चल गए, अतः मोल प्रभाज से, मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होगा, मोल प्रभाज किसका, जल का,
जल का निकाल रहे अपन एक्स ऑफ ए। एक्स ऑफ ए क्या होता है, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एन ए के बटे में एन ए प्लस एन बी। एन ए कितना आया 4 के बटे में एन ए प्लस एन बी कितना होगा 4 धन 2, तो 4/6 लिख सकते हो। तो 4/6 बोले तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 3 से 20 का भाग जाता है नहीं है, 3 से भागने जगह 0, 3 से 6 बार 18, फिर बेटा 6.666 आते रहेगा, 0.666 ये आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक्स ऑफ ए का वैल्यू मिल गया 0.666 आपके जल के मोल प्रभाज है। परंतु बच्चों अगर मैं बोलूं कि एथिल अल्कोहल का कैसे निकालोगे, तो एथिल अल्कोहल का आप सीधा निकालो फॉर्मूले से, परंतु हम जानते हैं कि मोल प्रभाजों का योग जो है, मोल प्रभाजों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो मुझे x से कितना मिल गया है 0.66 प्लस एक्स बी बराबर से 1, तो एक्स बी बराबर से क्या होगा 1 माइनस 0.66, हल करने पर 0.34 मिलेगा, 0.34 मिलेगा, 24 मिलेगा, सॉरी 0.24 मिलेगा, 24 मिलेगा ना, 6 4 10 का शून्य हासिल का 1, 6 और 1 7 8 9, नहीं 34 मिलेगा, 0.34। तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 0.34 मिला। तो XB का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 0.34 आ रहा है सबका। तो हमें XA और XB का मान कितना मिल गया 0.34 मिल गया। ठीक है, अतः मूल प्रभाज XA कितने हैं 0.66, XB 0.34, ये हमारे मूल प्रभाजों का मान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अभिक्रिया का ताप जो है 293 केल्विन से बढ़ा करके 313 केल्विन कर दिया जाए तो वेग 4 गुना हो जाता है और आपको इसकी संक्रियन ऊर्जा E1 की गणना करनी है। क्वेश्चन है तो ठीक ठाक, यहाँ पे मेन है बेटा संक्रियन ऊर्जा कैसे निकालोगे, फॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको आरएनएस का समीकरण आना चाहिए। तो बेटा आप लोगों ने आरएनएस का समीकरण पढ़ रखा हुआ है, के बराबरी से a इंटू में e⁻ EA के बटे में आपने पढ़ रखा हुआ है RT। आई थिंक सो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ रखा हुआ है ना, EA के बटे में RT, राइट। अब बच्चों जब मैंने आपको बोला कि माइनस EA के बटे में जो RT है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इस सिचुएशन में मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगी। दिस इक्वेशन, ये अपने आपने समीकरण है बेटा, ये समीकरण तब का है जब आपके पास में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन की स्थिति में आपको एक और फॉर्मूला याद करना है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर बोल रहा है कि तापमान में चेंजेस हो रहे और आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है 4 टाइम्स होगी, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 टाइम, कैसे होगी डबल हो गई है, मतलब चौगुनी हो गई है। उस सिचुएशन में करना क्या है, आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग। लॉग आपके पास में क्या है बेटा के। अब के जो है वो क्या होता है परिवर्तन, बेसिकली आपके पास में स्थिरांक है, आपको पता है ये बात। तो यहाँ पर लॉग आप जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये लॉग को सॉल्व करने के लिए आप इजीली सिंपली सॉल्व करोगे। तो ये जो लॉग है वो किसका है, ई के लिए है। वो कितना हो जाएगा आपके पास में के, दोनों साइड से आप लॉग लोगे तो K2 के बटे में K1 इज इक्वल्स टू, हल करने पर आपको ये वैल्यू मिलता है कितना, EA के बटे में R, क्योंकि टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे तो आप लिखोगे 1 के बटे में T1 माइनस में T2। तो क्योंकि तापमान में क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लिखोगे बेटा, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, जबकि जब भी ऐसा कभी हो कि टेम्परेचर में चेंजेस करने पर वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपके पास में इन दोनों का जो रेशियो है,
ये हमें दिया गया है कि वेग बराबर है, तो वेग है बेटा, ये आपके पास में क्या है, वेग अनुपात कहलाता है। इसे हम लोग बोलते हैं वेग अनुपात। ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ऑलरेडी आपको दिया गया है। ये log e है और आपको अब इसको हल करना है। तो e के बेस पे हल करना थोड़ा मुश्किल होता है बेटा, आपको भी ये बात पता होगी ऑलरेडी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके। और जैसे मैंने आपको बोला कि log e है बेटा, तो e को हम लोग 10 की बेस पे क्या करते हैं, बदलने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको बदल सकते हो। तो चूंकि हम जानते हैं अगर आप लोग log e को log 10 में बदलना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर 2.30t का। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2.303 log 10, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। तो जहाँ जहाँ e है वहाँ आप ये रख दीजिए। तो आपके पास में क्या जाएगा, log 10 एज इट इज, फिर से आप लिखोगे यहाँ पे 2.303 log 10 K2 के बटे में K1 इज इक्वल्स टू EA के बटे में R 1/T1 माइनस में 1/T2, जहाँ पे फिर बेटा मैंने आपको बोला इसको ट्रांसफ़र कर दो। तो log 10 K2 के बटे में K1 बराबर इसे EA के बटे में 2.303 R 1/T1 माइनस में 1/T2। अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से इस वाले समीकरण का हमें मुख्य तरीके से प्रयोग करना है। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे समीकरण को सॉल्व करने के लिए बेटा सिंपली वैल्यूज़ को पुट ऑन करेंगे। आपको जो जो मान दिए गए हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर आप यहाँ से EA का मान निकालना चाहते हो तो मैंने आपको बताया क्योंकि K2 के बटे में K1 का मान 4 है, आपके पास में T1 का मान कितना दिया है बेटा, तापमान जो है वो है कितना 293 केल्विन ताप है, और T2 का वैल्यू कितना दिया गया है 313 केल्विन। बाकी सब चीज़ें हमें पता है, जहाँ पे R क्या होता है, गैस नियतांक होता है, तो बाकी सारी चीज़ें हमें पता है। तो अब हम बस वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और EA का मान निकालेंगे। तो यहाँ से log K2/K1 को 4 लिख सकते हैं, EA के बटे में 2.303 को एज इट इज। R का वैल्यू कितना होता है बेटा, R का वैल्यू आप लोग लिखोगे 8.9 है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप पुट करोगे 314। ये क्या आपके पास में गैस नियतांक, ये तो रटना पड़ेगा बेटा, आपको कुछ नहीं कर सकते इसमें। 8.13 आपके पास वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेट बराबर होती है, ठीक है, इनटू में। अब आपके पास में क्या है 1 में T1 T2, तो क्योंकि T1 T2 को आप सॉल्व कर सकते हो समथिंग लाइक दिस, तो 1/T1 माइनस में 1/T2 है ना। क्या इससे मैं ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ, बताना मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ T2 माइनस T1 के बटे में T1 T2, ये सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे, एलसीएम लेके मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। तो T2 माइनस T1 के बटे में T1 इंटू T2, ओके। log 4 जिसको नहीं पता, मैंने बेटा आपको ये बात समझाई है कि log 4 का जो मान होता है वो आप ऐसे लिख सकते हो। log 4 को क्या मैं लिख सकती हूँ, log 2 की घात 2 लिख सकती हूँ। फिर से EA के बटे में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 होता है ना बेटा, ये 13 थोड़ी होता है, 314 होता है ना, 314 सॉरी, ठीक है। इनटू में T2 का वैल्यू कितना है, T2 हमारे पास में 313 मल्टीप्लाई बाय 293 डिवाइडेड बाई T1 T2 मल्टीप्लाई करते दोनों का, तो T1 का मल्टीप्लाई विद T2, तो सॉरी ये माइनस करना पड़ेगा ना, आई एम सो सॉरी, माइनस यहाँ पे 313 मल्टीप्लाई बाई 293, ठीक है। अब इसको क्योंकि ये पावर में, मैंने आपको शायद बताया हुआ है पावर को कैसे सॉल्व करते,
log 2 की पावर 2 है, इसका सॉल्यूशन होगा 2 log 2, क्योंकि log m की पावर n को लिखते हैं n log m, यही लिखते हैं, तो ये उसका हल हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2 log 2 इज इक्वल्स टू ये के बटे में, गुना करना है गुना कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि गुना करने से बेटर है सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.31 गुने में माइनस कर दीजिए बेटा, आपके पास में कितना बच जाएगा, 20 के बटे में 313 गुना 293, बेसी बचा। सॉल्व कीजिए, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा सब लोगों ने। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, दैट्स इट। अब सिंपल कैलकुलेशन बचा हुआ है ना। अब एक चीज़ और, log 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.3010। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगी ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 log 2 तो क्या उससे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। हाँ, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको ना, 2 शून्य शून्य 2 दुना 2 शून्य शून्य 2 या 6, तो 0.6020। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ क्या, 0.6020 ई के बटे में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 813 मल्टीप्लाई बाय 20 के बटे में 313 गुना में 293। हल कर लीजिए, ए का मान ला लीजिए बेटा, बस अब सॉल्यूशन करना है, ए का मान लाना है। तो हमने कितना लाया यहाँ पे 0.6020 मल्टीप्लाई बाय, सारा वैल्यू मैं एक तरफ कर रही हूँ, आप लिखोगे 2.303 है ना, मल्टीप्लाई बाय 8.314, फिर मल्टीप्लाई बाय 313 293 के बटे में 20 इज इक्वल टू ई ए। यही होगा क्या, देखो सब आपने ऊपर ले गया, यहाँ पे ई ए बचा अकेला। अब बेटा इसको कैलकुलेशन करना है आपको, तो सबसे आसान तरीका है सबका गुना कर दीजिए। अब आपको गुना ही करना है, कुछ नहीं करना, आपको गुना ही करना है, बस जो भी आएगा उसको काट सकते हो। तो 20 से मैं काट सकती हूँ, किसे काट सकती हूँ, लेट्स 10 टाइम्स ये कट डाउन होगा, 2 एकम 2 2 शून्यम 0। तो मैं कोशिश करूँगी इसे काटने का, ज़्यादा आसान है। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पंचा 10, 2 साथी 14। यहाँ पर 10 है, 10 भाग में है, तो किसी एक को आप पॉइंट में कर दो, तो मैं उसी को भाग लगा के पॉइंट में कर दूंगी। तो 0.6020 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकती हूँ 0.415, 10 का भाग लगा दिया है ना, इंटू में 313 इंटू में 293 इक्वल्स टू ई ए। बेटा बस अब हल कर लो, ई ए का मान आ जाएगा, ठीक है। ई ए जो है संक्रियन ऊर्जा है, ई ए का मान मिल जाएगा, हल कर लेना, जो भी आएगा कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सॉल्व करो, ई ए का मान निकाल के ला लो। मात्रक क्या होगा, जूल में होगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक के तो हो गया। तगड़ा क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5% भार और आयतन हमें दिया गया है, चीनी के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आपको पता होगा, रूल्स आर रूल्स, सूत्र लिख दो। सूत्र पता है, पाई बराबरी से, यानी कि पी बराबरी से क्या होता है आपके पास में, एन आर टी, यही होता है, या सी आर टी, आप लिखो यहाँ पे सी आर टी, पी बराबरी से या पाई बराबरी से सी आर टी, यही आपका फॉर्मूला है। आर कांस्टेंट राशि होती है, ठीक है। तापमान अपने को यहाँ पर बोला है 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर का वैल्यू आपको पता है, नियतांक 8.314 है ना, एंड जूल पर केल्विन आपको पता होगा, दैट इज, एंड सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे 5% के हिसाब से। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड जो जो दिया है लिख लेते हैं। तो दिया है, सबसे पहली बात, तापमान
27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 प्लस 273, तो ये हो गया आपके पास में 273 ना, तो 300 केल्विन ताप कितना है 300 केल्विन। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, आर की। तो आर आपके पास में गैस कांस्टेंट 8.314, ये होता है आपके पास में गैस कांस्टेंट का वैल्यू। अब बच्चों आपके पास में आर का वैल्यू आपको पता है कि 8.314 होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में सांद्रता की। तो यहाँ पे सांद्रता का वैल्यू क्या है बेटा, आपके पास में सी दिया है। तो सी दिया जो है बेटा वो आपको आयतन और भार के रिस्पेक्ट में दिया है। दैट मीन्स आपके पास में जो आयतन है वो कितना है, आयतन आपके पास में 100 है, एंड आपके पास में 5% का जो है बेटा वो क्या है, घुला हुआ है चीनी, है ना। चीनी कितना घुला हुआ है, 5% अप्रोक्सीमेट घुला हुआ है। तो सबसे पहला आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर कैलकुलेशन करोगे, आपको सांद्रता को कैलकुलेट करना है जो कि आपको दिया गया है किसके अंदर, भार प्रति आयतन में दिया हुआ है। हम इसे कन्वर्ट करेंगे मोलरता के अंदर, तो इसे हम लोग मोलरता में बदलेंगे। तो 5 ग्राम, ये क्या बेटा 5 ग्राम चीनी का मान दिया हुआ है, और 100 जो है ये आपके पास में वैल्यू दी गई बेटा किसके लिए, विलियन की, मतलब पानी की वैल्यू है। तो ये हम लोग मिलीलीटर में मान लेते हैं, मिलीलीटर जल, ठीक है। अतः मोलरता m बराबर इसे आप लिखोगे W A के बटे में MA गुने में 1000 के बटे में आयतन V, यही होता सूत्र। WA कितना हमारे पास में 5 है, MA हमें नहीं पता है चीनी के लिए, चीनी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कितना बेटा आपके पास में चीनी के लिए भार, चीनी का आणविक भार MA निकालते हैं, तो 12 गुना 12 प्लस कितने बेटा 22 हाइड्रोजन है, प्लस 11 गुना 16, सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 144 प्लस 22 प्लस 16 कम 16 हासिल क्या है, 16 कम 16 17, तो 176, ठीक है। सबको एड ऑन कर लो, 4 5 6 6 6 12 का 2 हासिल का आया कितना 1, 4 और 1 5 6 7 7 6 4 हासिल का आया 1 1 और 1 2, तो 242 ग्राम पर मोल सबका आया। ये 242 ग्राम पर मोल चीनी का आणविक भार सबका सेम है। करो करो सॉल्व करो सारे बच्चे। हो गया, हो गया। सॉरी बेटा यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आएगा ना, 1 और 1 2 और 1 3, ये भी तो है। तो 342 ग्राम पर मोल आपके पास में चीनी का भार आया, आ गया, ठीक ठीक। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, मोलरता निकालेंगे। तो हम निकालेंगे एम ए बराबर से, तो सॉरी एम ए निकल चुका है, हमें निकालनी है मोलरता एम। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे मोलरता एम, तो एम बराबर इसे क्या लिखोगे डब्ल्यू ए, 5 के बटे में 342 गुना में 1000 के बटे में 100, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, ठीक है। 50 के बटे में कितना आ गया 342। सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लो। 5 एकम 5 5 शून्यम 0, 5 चौ 7 35, 5 6 30, बच गया 4, 5 एकम 5 5 8 40, ठीक है 5 8 40, बच गया 2, तो 68.5। अब बेटा एक काम कर सकते हो, जिनको सॉल्व करने हैं तो 68.5 का आप 10 में ऐसे भाग लगा लो, लगाओ 10 में ऐसा भाग लगाओ और बताओ भाग लगाने पर आपका जो वैल्यू है कितना आ रहा है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू है बच्चों आप लोगों का, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2
0.227 आएगा। तो भाग लगाया, कितना है आपके पास में, तो भाग लगाने पे आपको 0.146 अप्रोक्सीमेट मिल रहा है ना, समथिंग लाइक दिस आपको मिल रहा होगा। तो ये आपकी क्या मिल गई बेटा, आपकी मोलरता मिल गई आप लोगों को मोल पर लीटर में। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे परासरण दाब निकाल लेना है। अतः परासरण दाब आगे आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली बेटा, है ना। अब आप लोग खुद से ट्राई करो। तो अब परासरण दाब पाई बराबर से बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। 0.146 आपके पास में मल्टीप्लाई कर दो, ये जो बाई आपके पास में 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई आपके पास में आर हो गया, टी लिख दीजिए, आर हो गया आपके पास में 8.314, जो भी आएगा बेटा आपके पास में दाब आपके पास में इकाई में आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट। हल करो, बताओ मुझे। ओके एंड बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास में एज ए मैं आपको बता रही हूँ, AgNO3 के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक प्रभावित करते तो आपको कितना सिल्वर मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। देखो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं वैसे अभी तक के, ऐसे ही आपके लिए एक न्यूमेरिकल की लंबी मैराथन भी लेकर के आऊँगी मैं बहुत जल्दी। बट बिफोर दैट मुझे लगता है फॉर्मूला की सीरीज़ भी मुझे आपको देनी है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड आज के लिए तक काफ़ी है बच्चों, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। पेपर को बहुत अच्छे से दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आते हैं। दैट्स इट। इसमें क्या करना है आपको मैं पहले बता दे रही हूँ। ये क्वेश्चन को अगर आपको हिंट चाहिए तो हिंट बहुत सिंपल सी है इस क्वेश्चन की। तो हिंट ये है कि आपके पास में धारा का मान दिया गया है, आई का वैल्यू वो है 1.5 एम्पियर, टाइम दिया गया है 10 मिनट्स, तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 600 सेकेंड्स आपके पास में है। अब बोल रहा है कि सिल्वर की मात्रा हमें निकालनी है जहाँ पे अनुभार हमें दिया गया है। तो बच्चों होता क्या कि आपके पास में यहाँ पे लगेगा फैराडे का पहला नियम, W बराबर से आप निकालोगे ZIT। सो बेसिकली आप लोग यूज़ कर रहे हो यहाँ पे ZIT का, ये फॉर्मूला आपके पास में है जिसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, और Z का वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा जो कि ग्राम तुल्यांकीय भार है। तो आपको पता है कि Z बराबर से क्या लिखते हो आप लोग, ये होता है E के बटे में NF, यही होता है E के बटे में NF। तो आप यहाँ पे W बराबर से लिख सकते हो E के बटे में NF, जहाँ E ग्राम तुल्यांकीय भार है, मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर ला लीजिए, हो जाएगा आपका काम। दैट्स इट। ठीक है, तो आज के लिए तक काफ़ी है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।